नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। अभी हरियाणा के चुनाव खत्म हुए हैं और हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो बिल्कुल एग्ज़िट पोल से उलट थे और उसके बाद आरोप ये लगने लगा कि हरियाणा के चुनाव में काफ़ी धांधलेबाज़ी हुई है और छोटे-मोटे स्तर पर नहीं, बड़े पैमाने पर। और जो एक बड़ी बात निकल कर आई कि 15 से 20 सीटें ऐसी थी, जहाँ पर ईवीएम्स 99% चार्ज मिली थी और उसको लेकर लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। कल राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये तो अलग सी थ्योरी बताई जा रही है और ऐसी नई-नई थ्योरीज आती रहेंगी, लेकिन न ईवीएम हैक हो सकता है और बैटरीज की बात को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन आज हमने सोचा कि हरियाणा के चुनाव पर ही क्यों ना किसी काउंटिंग एजेंट से बात की जाए, क्योंकि अगर हम काउंटिंग एजेंट से बात करेंगे तो वो हमें बता पाएंगे कि आखिर ये धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उसका आधार क्या है, क्या हुआ था एग्जैक्टली काउंटिंग सेंटर्स के अंदर, किस तरीके का हंगामा मचा और आखिर आज आरोप क्यों लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि हरियाणा के चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। तो आज हमारे साथ नितिन सिंगला जुड़ रहे हैं और नितिन सिंगला के बारे में मैं आपको बता दूं कि नितिन सिंगला फरीदाबाद के काउंटिंग एजेंट हैं और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के मेंबर भी हैं और आज वो तमाम जो टैबुलेशंस उन्होंने किए हैं टेबल के फॉर्मेट में, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। वो सारा टेबल लेकर, ताकि वो राउंड बाय राउंड किस तरीके की धांधलेबाजी उनको लगा कि हुई है, जिसका कोई जवाब उनको ठोस नहीं मिला और अलग-अलग लेवल पर वहां पर डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं। उसके बारे में मैंने सोचा कि आज नितिन सिंगला की मुंह जबानी सुना जाए। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर काउंटिंग एजेंट्स बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नितिन सिंगला उनमें से कुछ लोग, उन्हीं कुछ लोगों में से हैं जो कि बोल रहे हैं। इसलिए नितिन सिंगला जी, आपका स्वागत है ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया के सारे दर्शक आज आपको सुनना चाहते हैं कि आखिर काउंटिंग सेंटर में क्या हुआ और आपके आंखों के सामने किस तरीके से पूरे इस चुनाव को चुराया गया है। जी नितिन। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के सब्सक्राइबर्स को सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसकी काउंटिंग को लेकर जो डिस्क्रिपेंसीज और जो फॉल्ट्स जो उनमें पाए गए हैं, जो बड़े लेवल पे जो एक चीज़ देखने को मिली है, उसको लेकर आज हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी अप्रैल के अंदर और उससे पहले विधानसभा के हुए 2019 में, विधानसभा से पहले लोकसभा के हुए 2019 में। पिछले 4 इलेक्शन से मैं फरीदाबाद 89 असेंबली को एज़ इलेक्शन एजेंट और एज़ काउंटिंग एजेंट डील कर रहा हूँ और लगातार हम लोग चीज़ों को पिछले 2 इलेक्शनों से इग्नोर कर रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद ये हमारा वहम है, शायद हम लोग इस चीज़ से भी डरते थे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स करते थे कि अब ईवीएम का रोना रोएँगे, हारने के बाद में। तो हम उस चीज़ से भी थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाते थे। लेकिन अब हाई टाइम हो चुका है और अब समय आ चुका है कि हम लोग सच को उजागर करें और हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ये लोग बाद में क्या बोलें, क्या ना बोलें, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो डिस्कस करनी पड़ेंगी। टेक्निकल इश्यूज़ को हमें सामने रखना पड़ेगा। देखिए, 5 अक्टूबर को पोलिंग हुई हरियाणा के अंदर, 8 अक्टूबर को काउंटिंग थी। 5 अक्टूबर जिस दिन पोलिंग हुई, उस दिन से ही सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लगातार चल रही थी। सबसे पहले तो एक्टिविटी ये हुई कि मॉर्निंग में 11 बजे के बाद से फ़ोन आने स्टार्ट हुए सभी पोलिंग एजेंट्स के कि सर, यहाँ पर ऑलरेडी किसी का वोट पोल हो चुका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, सिही गाँव के अंदर एक वोटर थे राकेश, वो अपना वोटर कार्ड लेके खड़े हैं और उन्हीं के वोटर आईडी कार्ड नंबर पे, उन्हीं के एपिक नंबर से कोई पहले जाके वोट पोल कर चुका है। हम लोगों को ऐसी कंप्लेंट्स 11 बजे से 5 बजे, 6 बजे तक लगातार 100 से ऊपर कंप्लेंट्स आई। हमने लगातार आरओ के साथ कॉन्टैक्ट किया कि आखिरकार लोगों की वोट कैसे पोल हो रही है। लास्ट में क्या करते थे, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए, उसका भी वोट पोल करवा देते थे, जो जो जाके अपनी वोट को क्लेम करता था। पहली तो ये। दूसरा, उसी दिन मशीन्स के अंदर देखने को मिला कि मशीन पे बटन प्रेस कर रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट का, लेकिन वोट पोल नहीं हो रहा। आधा घंटा हो गया, पोलिंग बंद कर रखी है। तीसरा ये देखने के लिए मिला कि जो कांग्रेस के मजबूत एरिया थे, स्लम एरियाज़ थे और भी कई एरियाज़ थे, वहाँ पर बहुत स्लो पोलिंग करवाई जा रही थी, लंबी-लंबी लाइन लगी हुई थी
और लोगों को बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर रहे थे। वेरिफिकेशन के नाम पे पोलिंग को इतना स्लो किया गया था कि लोग लाइनों में से घर अपने वापसी जा रहे थे। उसकी भी कंप्लेंट हमने ऑब्जर्वर को करी, उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, पोलिंग को फास्ट करवाया। लेकिन हद जब हो गई, जब हम लोग रात को स्ट्रॉन्ग रूम में सील करवाने के लिए मशीन्स को गए, उसके दिन जो ऑब्जर्वर थे, जो पोलिंग के दिन जो ऑब्जर्वर आए हुए थे, अपॉइंटेड थे इलेक्शन कमीशन से, वो कोऑपरेट कर रहे थे हमारे साथ में। हर तरीके की प्रॉब्लम को हमारी को सॉल्व भी कर रहे थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस ऑब्जर्वर ने हमारे साथ खड़े होके स्ट्रॉन्ग रूम को सील करवाया, हमें पता लगता है कि पोलिंग से, काउंटिंग से 1 दिन पहले 7 तारीख को उन ऑब्जर्वर को चेंज करके कोई नए ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जो कि एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। आखिरकार एक रनिंग जो पूरा इलेक्शन जिसके कंडक्ट में हुआ ऑब्जर्वर के, उनको चेंज करके एक नए ऑब्जर्वर को 1 दिन पहले क्यों अपॉइंट करा गया और सिर्फ काउंटिंग के लिए? आपने ये सवाल पूछा कि ऑब्जर्वर को लास्ट मोमेंट पे क्यों चेंज कर दिया गया? हमने पूछा तो हमें ये जवाब दिया गया कि ये इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का अपना प्रेरोगेटिव है, वो किसे रखे, किसे ना रखे, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक वेग सा जवाब हमें मिला। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि 7 तारीख को काउंटिंग से 1 दिन पहले करीब 2 से ढाई घंटे के लिए जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसके ऊपर कैमरास की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। हमने उसके लिए कंप्लेंट करा कि क्यों कैमरे बंद करे हैं, क्यों स्क्रीन बंद करी है, तो बार-बार ये बोला गया कि तार हिल गई है। चलिए, हमने उसको भी इग्नोर करा, 2 ढाई घंटे बाद वो स्टार्ट हो गई। लेकिन अब असली जो प्रॉब्लम उजागर होती है, वो होती है काउंटिंग के समय पे। हमारे फरीदाबाद 89 असेंबली के अंदर टोटल 18 राउंड की काउंटिंग होनी थी। टोटल 249 बूथ थे, 249, जिसके अंदर 14 टेबल्स लगाई गई थी काउंटिंग एजेंट्स की, और 14 टेबल्स के ऊपर 18 राउंड की काउंटिंग होनी थी। लगभग 1,42,000 वोटों की काउंटिंग थी। जब काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो एक ट्रेडिशन रहा है इस असेंबली का, और देखिए, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये टेक्निकल बात है। इस विधानसभा का ये ट्रेडिशन रहा है कि जो शुरू के 3 राउंड रहे हैं, उन राउंड्स में हमेशा कांग्रेस पिछले 20 सालों से, 25 सालों से जीतती आई है। चाहे वो कितनी ही मोदी लहर हो, कितनी ही वेव हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन वो हमारे स्लम एरियाज के स्ट्रॉन्ग बूथ से और उन बूथों पे, उन राउंड्स पे हमेशा कांग्रेस जीती। हम लोग अभी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी उन्हीं राउंड्स पे चुनाव जीते, जबकि वो एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था इलेक्शन का विधानसभा से। जब मेरी आपसे फ़ोन पर नितिन बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आपके पास कुछ चार्ट्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, जिसके ज़रिए जी, आप दिखाना मैं चाहते हैं मैं कि किस तरीके की मुद्देबाज़ी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को दिखाएँ आपको चार्ट्स। मैं मैं जी। मैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, आप एग्ज़ाम्पल्स दे दें, ज़्यादा नहीं, अगर 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी आप दे सकें। जी। अभी ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है। हुँ, फर्स्ट ठीक है। राउंड का आप टोटल देख सकते हैं, ये लिखा है 8,412 वोट टोटल काउंट हुए, जिसमें कांग्रेस को मिले 3462 और बीजेपी को मिले 4754, विच इज हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब ये 1 से 18 तक, 1 से 14 तक जो बूथ थे, जो 14 टेबल्स पे काउंट हुई, ये प्योरली स्लम एरियाज के बूथ हैं। आज तक कभी भी कांग्रेस यहाँ नहीं हारी। इट हैज बीन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि यहाँ वोट, हम लोग उल्टा 1290 वोट से चुनाव हारे हैं। हम लोग एक बार के लिए पॉज हो गए, हमें झटका लगा। बीजेपी के जो काउंटिंग एजेंट्स थे, वो भी काउंटिंग शुरू होने से पहले कह रहे थे कि शुरू के 3 राउंड में तो जी आपने जीतना है, तो उसके बाद हम लोग बढ़त लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन देखने को क्या मिला कि पहले राउंड की जब मशीन्स की जब ओपनिंग हुई, तो हमें कंप्लेंट्स आई सारी टेबल से। 14 की 14 टेबल्स पे 99% बैटरी चार्ज थी ईवीएम मशीन्स की। आप मुझे एक बात बताइए, जो ईवीएम मशीन मॉर्निंग में 6 एएम में, पोलिंग वाले दिन 6 बजे सुबह मशीन आ रही है, स्टार्ट हो रही है, उसको मॉक टेस्ट करके उसमें 50 वोट पोल किए जा रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर वो मॉक वोट्स को डिलीट किया जाता है। फिर उसके बाद में पोलिंग स्टार्ट होती है। शाम 7 बजे तक, जब तक लोग, 6 बजे के बाद भी अगर लोग कोई एंटर कर चुके होते हैं रूम एरिया में, पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो उनकी भी पोल करानी पड़ती है। लगभग 7 बजे जाके मशीनें सील हुई हैं। अगर 11-12 घंटे के अंदर मशीन जो यूज हुई है, एक मशीन पे ऑन एन एवरेज एक मशीन पे 700 वोट्स पोल हुई हैं, 600 से 700 के बीच में। एक बटन को या 2 बटन को या 3 बटन को या 4 बटन्स को उस मशीन में बार-बार प्रेस किया गया है, उसमें लाइट ब्लिंक हुई है, उसमें बीप की आवाज आई है। अगर इतना प्रोसीजर हुआ है, तो क्या वो मशीन जो सुबह 99% बैटरी चार्ज मशीन ओपन हुई थी, क्योंकि ईवीएम मशीन्स में क्या है कि वो 100% कभी भी शो नहीं करता, 99% ही शो करता है, फुली चार्ज होने के बावजूद भी। तो क्या वो मशीन्स
उनमें 1% बैटरी भी खत्म नहीं हुई, जो मशीन 12 घंटे यूज हुई है। हमारा सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि आखिरकार ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इन ईवीएम मशीन्स के अंदर है कि जो मशीन 12 घंटे यूज हुई और उसकी बैटरी, जो उसकी बैटरी फॉल डाउन होनी थी, वो बैटरी 1% भी फॉल डाउन नहीं हुई। नहीं, लेकिन नितिन, कल अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जहां पर राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की डेट्स की घोषणा की थी, उसमें ये सवाल रिपोर्टर्स ने पूछा था। उन्होंने तो एक तरीके से उसको खारिज कर दिया, कैलकुलेटर की बैटरी और तमाम इस तरीके की बातें कह के कि ये तो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और उसको डिसमिस कर दिया उस चीज को। मैम देखिए, ऐसा है, राजीव कुमार जी इलेक्शन कमीशन के हेड हैं इंडिया के, वो इस बात को क्यों तो एक्सेप्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मशीन्स अभी कहीं गई नहीं है, अभी मशीन्स कहीं गई नहीं है। 5 तारीख को पोलिंग हुई थी, 8 तारीख को मशीन ओपन हुई तो 99% बैटरी चार्ज हुई। वो तो 12 घंटे यूज होने के बाद में भी 99% थी। तो हमारे यहाँ काउंटिंग में तो 5 मिनट लगे थे एक मशीन की काउंटिंग में। अभी भी मशीन फरीदाबाद के सेक्टर 12 में वेयर हाउस में रखी हुई है। मेरा ओपन चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उनके सारे सीनियर अधिकारियों को कि वो आ जाएं फरीदाबाद, मशीन्स को ओपन करा लें और प्रूव कर दें अपने साथ इंजीनियर्स को बुला के कि ये 99% अब भी चार्ज कैसे है। पहली बात, हमने फर्स्ट राउंड में जब हमारी हार हुई, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करा मशीन्स के ऊपर, हमें लगा कि शायद हमसे कोई फॉल्ट हुआ है। हैरान करने वाला था सेकंड राउंड का रिजल्ट। सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, अगेन वही 8,892 वोट है, शायद 8,882 वोट्स पोल हुई हैं और हमें इसमें 4,031 मिली और बीजेपी को 4,139। मतलब कि ये अगेन स्लम का राउंड था हमारा। हम लोग हमेशा यहाँ से जीते हैं। हमने यहाँ पे विकास कार्य बहुत कराए हैं, लोगों को पानी बिजली की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई हैं, गरीब लोगों के राशन कार्ड हमने बनाए हैं। सारा स्लम एरिया का जितना भी गरीब आदमी था वो इनसे तंग था, क्योंकि इन्होंने फैमिली आईडी के नाम पे लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए थे। इस बार हजारों बीपीएल कार्ड हरियाणा के अंदर कटे हैं। लोग इनसे फैमिली आईडी की वजह से परेशान थे, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उससे परेशान थे। और स्लम एरिया में कभी भी कांग्रेस नहीं हारी। सेकेंड राउंड में हम फिर चुनाव हारे, तब हमने ऑब्जेक्ट करा कि ये मशीन्स 99% चार्ज हैं तो हैं कैसे। लेकिन उसके बाद जवाब क्या मिलता है सामने से कि इस बात का जवाब टेक्निकल इंजीनियर्स देंगे। अरे आप टेक्निकल इंजीनियर्स को ग्राउंड पे बुला के रखिए, वो बताएं मशीन को, अगर कोई मशीन ऑन द स्पॉट तो खराब ही हो बैटरी जाती। वाली बात आपने किसको बताई थी? वहां जो ऑब्जर्वर बैठे थे उनको आपने हाँ बताया? बिल्कुल, बिल्कुल हमने उनको वर्बली बताया। क्यों? हम्म। उसका रीजन बताता हूं कि पहली बार इतनी स्ट्रिक्ट काउंटिंग हुई इन दी हिस्ट्री में। चौथी बार काउंटिंग में बैठा हूं। ऑब्जर्वर आए, आते ही उन्होंने स्टेज पे बोला कि जो अपने टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, वो वहां से हिलेंगे नहीं। जो कैंडिडेट है, जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, इलेक्शन एजेंट है, वो वहां से हिलेंगे नहीं। सब अपने स्थान पे बैठे रहे, नहीं तो हम आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। चलिए, हम लोग सोच रहे थे कि हमें ये पता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। हम लोगों ने उसको चलाया। लेकिन जब खड़े होकर हमने ओरली कोई बात रखी, तो सामने से जवाब आया कि ये टेक्निकल बात है, ये इंजीनियर्स बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, आप कंप्लेंट दे देना। लेकिन कोई जवाब उसके ऊपर नहीं है। मैं आरओ से खुद मिलके भी आया हूँ, पर्सनली भी मीटिंग करी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं। अब 2 राउंड की काउंटिंग हो गई, 28 मशीनें 99% बैटरी चार्ज यहां तक मिल चुकी। फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग स्टार्ट हुई, फिर 14 मशीनें 99% बैटरी चार्ज हुई। आप एक बात बताइए, टोटल 249 मशीनों में से लगभग 150 मशीनें 99% बैटरी चार्ज थी, और जिनमें 60 टू 70% बैटरी चार्ज थी 30 से 40 मशीनों में, उन सब में रिजल्ट विपरीत था बीजेपी के। उन सब में विपरीत था। कांग्रेस उन बूथों पे या तो बराबर छूटी है या जीती है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी कि हम लोग 25% में रह गए और वो 75% में। खाली उन बूथों को टारगेट किया गया जिन बूथों पे कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था, जिनसे लीड लेके आती थी कांग्रेस। और बहुत आसान है, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पूरे जिले के जितने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पता है कि किस बूथ पे कांग्रेस जीतेगी, किस पे बीजेपी जीतेगी। ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि कौन से बूथ्स को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद में वहां पर जो इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर था कि हम लोग किसी की भी कंप्लेंट को कोई एंटरटेन नहीं करा जा रहा था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। बड़ी बड़ी जालियां लगा रखी थी, आप एक तरफ बैठे हो तो वहीं बैठ के आपने अपनी बात रखनी है। लेकिन मेरा सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि आखिरकार
आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं? क्या एग्जाम्पल नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप सेट करना चाह रहे हैं? पूरे देश में आज सर्वे के हिसाब से 35% लोग ऐसे हैं जिनका ईवीएम मशीन्स के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। वो ये मान के चलते हैं कि ईवीएम मशीन्स के अंदर कोई ना कोई इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी और छेड़छाड़ जरूर है जिसकी वजह से लोग बार-बार त्राहिमाम हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ने अब एक नया रूल बनाया, एक एसओपी जारी किया कि आप जो है कि 48,000 रुपए 48,000 रुपीज पर मशीन पे करेंगे और आप कितनी भी मशीनों को वेरीफाई करा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि मैं अपनी मशीन को वेरीफाई करा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने एसओपी पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या हर कैंडिडेट आज मैम 48,000 रुपए अफोर्ड कर सकता है? क्या हर कैंडिडेट, अगर मेरे यहाँ पे 120 मशीन्स में कंप्लेंट है, तो मैं 120 मशीन की अगर 48,000 के हिसाब से पेमेंट करूँगा, तो ये तो 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए हो जाएँगे। क्या कैंडिडेट जो ऑलरेडी चुनाव लूज़ भी कर चुके हैं या मान लीजिए जीत भी चुके हैं, क्या वो इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं? क्या हुँ। जस्टिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का कि आपने लोगों को मशीन्स को वेरीफाई कराने के लिए जो कॉस्ट रखी है, उसके क्या पैमाने हैं? क्या यहाँ पे बिज़नेस चल रहा है? क्या यहाँ पे बिज़नेस चल रहा है? जिस इलेक्शन की ऑलरेडी हमने फीस पे की हुई देखिए, है। ये तो नितिन, ये इससे तो बड़ा साफ लगता है कि भई इतनी ज़्यादा आपने कॉस्ट कर दी है कि ये तो बिल्कुल एक उगाही का एक तरीके से माध्यम बन गया है कि भई जिसको डाउट है उससे आप पैसे ऐंठो और अल्टीमेटली हम सुनाएँगे तो वही जो फैसला जो हमें ठीक लगता है कि चिप देखिए निकाल उसके देंगे, अंदर आपकी भी चिप दिखा देंगे। आप आपके डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। जी। नीलू जी एक बहुत डिफरेंट सी बात निकल के आई। मैं आरओ से मिलने गया था जब मैं ये फीस डिपॉज़िट कराने गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या लगता है कि आपको हम वीवीपैट की पर्चियाँ मैच कराएँगे? मैंने कहा फिर? कह रहे नो, प्रोसीजर समझिए। मतलब हुँ। इलेक्शन कमीशन ने इतना स्ट्रिक्ट तरीका बनाया है। कहते हैं उन चारों मशीन्स की पहले तो हम डाटा डिलीट करेंगे। डाटा डिलीट कर देंगे उस मशीन का। डाटा डिलीट करने के बाद में उसके अंदर नए सिंबल इनबिल्ट होंगे, अल्फा, बीटा, गामा के नाम से फॉर एग्जांपल। और हम हुँ। आपको सिर्फ उस मशीन का माइक्रो प्रोसेसर चेक कराएँगे कि आप वोट पोल कीजिए, अल्फा को पोल कर रहे हो तो अल्फा को जा रही है कि नहीं जा रही है। मतलब हमारी वोट्स की काउंटिंग नहीं होगी जो उसमें पोल्ड है ऑलरेडी, हुँ। उसका डाटा उल्टा डिलीट कर दिया जाएगा और उन मशीन्स का माइक्रो प्रोसेसर चेक कराया जाएगा, जो मुझे आरओ ने नहीं बताया। तो अगर डेटा डिलीट कर दिया जाएगा नितिन, तो बाद में जब आप कोर्ट में जाएँगे तो फिर अब ये तो लास्ट रिसॉर्ट होगा ना कि भाई आपने वेरिफिकेशन कराया, वेरिफिकेशन से भी आपको आंसर नहीं मिला, फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे। लेकिन जब तक मामला अदालत में आएगा तब तक तो आपका डेटा ही डिलीट हो गया है। आपके हाथ में बचा क्या एज़ अ एग्ज़ैक्टली। प्रूफ? इसके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है नीलू जी, वो ये कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम बाउंड। इलेक्शन हुँ, कमीशन ने 7 दिन का टाइम डॉक्यूमेंटेड। बाउंड रख दिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन का टाइम बाउंड कर दिया कि 7 दिन के अंदर आप या तो ये 48,000 रुपए पर मशीन के हिसाब से पे कर दीजिए, नहीं तो इसके बाद ये टाइम खत्म। दूसरी प्रॉब्लम एक और नई क्रिएट करी इन्होंने कि अब ये नहीं पता कि कितने महीनों के अंदर वो इंजीनियर्स आके मशीन को चेक करवाएँगे। जबकि इलेक्शन कमीशन का रूल है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए लास्ट टाइम 4 या 6 महीने का टाइम है सिर्फ। मान लीजिए अगर ये 5 महीने बाद आते हैं, तो आदमी कोर्ट में जाएगा कैसे? विक्टिम जो है, वो अपनी बात रखेगा कैसे कोर्ट में? और आपने बड़ी अच्छी बात रखी, जब उस मशीन का डाटा ही डिलीट हो जाएगा, तो हम हाई कोर्ट में जाके क्लेम क्या करेंगे? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कोर्ट ठीक क्या है? कहेगा? कोर्ट ये कहेगा कि आपकी कोर्ट क्या मशीन में तो कहेगा? डेटा ही नहीं था, आए क्यों है कोर्ट? और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के अंदर क्या किया, लोकसभा में भी कैंडिडेट्स ने, कांग्रेस ने या और पार्टीज़ के कैंडिडेट्स ने इन मशीन्स को वेरीफाई करवाया। जब वेरीफाई कराने के लिए पेमेंट करी, तो इमीडिएटली उन 4 मशीन्स को छोड़ के बाकी सारी मशीन्स को जो और स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शंस होने जा रहे थे या लोकसभा के होने जा रहे थे, उनमें उन मशीन्स को यूज़ कर लिया उनका डाटा डिलीट करके। अब महाराष्ट्र के चुनाव हैं, अब मान लीजिए यहाँ हरियाणा में जो मशीन्स यूज़ हुई हैं, हमारी 4 मशीन्स को छोड़ के बाकी 245 मशीन्स का डाटा डिलीट करके वहाँ चली जाएँगी मशीन्स। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की डिमांड तो यही है, जयराम रमेश जी ने यही डिमांड करा है इलेक्शन कमीशन से कि जिन विधानसभाओं में ऑब्जेक्शन है, उनकी मशीन्स को सील करके रख दिया जाए। लेकिन हुँ। इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर। अगर मशीन नहीं ही तो सील नहीं होंगी। आप नहीं, नितिन एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन आपने कहा कि भई हमने ये बोला कि आपने जो जयराम रमेश ने कहा कि आप सारी उन मशीन्स को सील कर दीजिए जहाँ पे भी डाउट्स हैं, डाउटफुल मशीन्स जी, को। तो क्या इसको जी। लेकर आपको कोई जवाब मिला है चुनाव आयोग की तरफ से कि उन्होंने सील किया, कुछ नहीं। नहीं किया? हमारा कोई जवाब नहीं। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन 2 बार इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है और
बार-बार बड़े सीनियर लीडर्स जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपक बावरिया जी, बड़े लीडर्स वहाँ पे जाके अपनी बात रख चुके हैं। लेटर्स जा चुके हैं, कंप्लेंट्स जा चुकी हैं, लेटर्स मेरे सामने रखे हैं। लेकिन अब तक कोई भी जवाब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। हाँ, जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। जब इलेक्शन कमीशन के हेड कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको वेग बता रहे हैं, इन बातों को कोई वज़न नहीं दे रहे, तो इसका मतलब उनकी मंशा क्लियर है। हिज इंटेंशन इज क्लियर कि वो इनको कितना सीरियस लेके मान रहे हैं। मेरा मानना ये है आपसे कि इलेक्शन कमीशन आज आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे जैसी जनरेशन के लिए जो पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, इन सिचुएशंस को देख के हम लोग भी आगे पॉलिटिक्स में अब आना नहीं चाहते। क्योंकि अगर मैंडेट पब्लिक के मैंडेट के क्या अगेंस्ट, क्या आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? क्या आपके परिवार वाले राजनीति में थे और आप इसलिए ये बात कह रहे हैं? देखिए मेरे फादर श्री लखन कुमार सिंगला जी यहाँ से एमएलए का 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक है? कांग्रेस ओके, पार्टी से। और मैं स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस कमेटी का फरीदाबाद का पूरे का। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना प्यार जनता का मिल रहा है, जो एंटी इनकम्बेंट सरकार है, आप ये देखिए, एक ट्रेंड देखिए, 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में बनी तो इनके 50 एमएलए थे। 2019 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इनके 40 रह गए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। अब इन्होंने 2024 में 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि इनके 40 से 48 एमएलए हो गए। मतलब कि ट्रेंड जो फॉल डाउन कर रहा था, वो एकदम से ऊपर की तरफ कैसे बढ़ा, ये किसी को समझ में नहीं आया। कैसे? मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काउंटिंग से 2 दिन पहले आके एक बयान दिया कि हमारे पास सब संसाधन है चुनाव जीतने के और हम सब संसाधनों को बटोर चुके हैं। हमारे पास सारे तरीके हैं। क्या देना चाह रहे हैं वो? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो? व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से? वो ये भी कह सकते थे कि जनता का जो मैंडेट होगा वो सबके सब कबूल करेंगे उसको, जनता का जो मैंडेट होगा वो सबके सर माथे होगा। ये तो जनता बताएगी जनता ने किसको जिताया है। वो उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। और उन्होंने क्या कहा उल्टा? क्या मैसेज दिया उन्होंने? उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारे पास सब संसाधन है चुनाव जीतने के लिए। क्या मतलब है बिल्कुल, संसाधनों का? कौन से संसाधन है आपके पास चुनाव जीतने के लिए? संसाधन आपका है ईवीएम मशीन, क्योंकि नहीं पब्लिक तो नितिन आपका लेकिन संसाधन नहीं हो सकती। बिल्कुल, पब्लिक तो आपका संसाधन नहीं हो सकती। जो दर्शक आपकी बातें सुन रहे हैं, आज उस दर्शक के मन में ये भी सवाल आएगा कि जब आपने इसको लेकर शोर मचाया और इसको लेकर जब विरोध हुआ, तो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स थे या जो ऑब्जर्वर्स थे, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपकी आशंकाओं को वो उस समय एड्रेस करने के लिए तैयार थे या आपको धुतकारा जा रहा था उस समय कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे? देखिए वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ पर जेल जैसा माहौल है। हुँ, मुझे नहीं पता कि आप मैम कभी काउंटिंग में गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन हुँ, कभी काउंटिंग में आप जाके देखिएगा तो वहाँ का माहौल जेल जैसा माहौल होता है। चारों तरफ से बड़ी-बड़ी जालियाँ 8-8 फुट की लगा के, 2 चेयर उधर डाल दी जाती है, हमें बैठा दिया जाता है। स्टेज के ऊपर ऑब्जर्वर थे, कोई नहीं सुनता किसी की बात को। हम, इतना बड़ा हॉल है कि हम कितनी भी तेज़ बोल लें, वो बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। कोई तरीका नहीं, जाली पे ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहना पड़ता है, आवाज़ देनी पड़ती है, जी इसमें ये प्रॉब्लम है। अरे! हुँ, आप एक प्रॉपर लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया इसे बनाइए। कोई ऑब्जेक्शन है, तो हमसे रिटर्न में ऑब्जेक्शन लेके उस प्रक्रिया को वहीं रोकिए। पहले हमारी सिचुएशन को क्लैरिफाई कीजिए, जब आगे बढ़िए। एक के बाद एक मशीन, 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 मशीन आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, कोई रुक नहीं सकता। इट वाज़ लाइक अ प्री प्लान्ड शेड्यूल्ड काउंटिंग कि हमें इस तरीके से इतने मिनट में एक बार निपटाना है, इतने तरीके से दूसरे राउंड को निपटाना है, इतने तरीके से चौथे राउंड को निपटाना है, लास्ट राउंड को निपटाना है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय हेड, नेशनल हेड, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लीडर्स को नहीं सुन रहे, तो हमारे जैसे काउंटिंग एजेंट्स की बात को कौन सुनेगा? क्यों? इलेक्शन कमीशन के बायलॉज इतने वीक है नीलू जी, कि कोई भी पावर ना तो पोलिंग एजेंट को दी हुई है कि पोलिंग के समय पे अगर चीटिंग हो रही है, लोगों का वोट पोल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री वोट करने जाए और उन्हें पता लगे उनका वोट तो पहले ही पोल हो चुका है, तो ये हुँ, पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बन जाएगी। लेकिन एक आम आदमी का वोट अगर पोल हो चुका है, तो वो हेडलाइन नहीं बनेगी। बिल्कुल, सही कहा ठीक है? आपने। तो पोलिंग एजेंट के पास में कोई पावर्स नहीं है कि वो पोलिंग को रुकवा सके, जब तक उसका डाउट क्लियर ना हो। इसी तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास भी कोई पावर नहीं है कि वो काउंटिंग को रुकवा सके जब तक उसके डाउट क्लियर ना हो। आप बाहर जाइए, मतलब अगर आप खड़े होके वहां से बाहर चले जाएंगे, तो आपके सिग्नेचर की किसी को कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म 17 सी होता है, फॉर्म 17 सी होता है पोलिंग वाले डे का।
कि कितनी वोट पोल हुई। उसका पार्ट 2 होता है, जिस दिन काउंटिंग होती है उसके पीछे लिखा जाता है किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। ठीक, उसपे कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। लेकिन मैंने बायलॉज पढ़े, बायलॉज ये कहते हैं कि अगर काउंटिंग एजेंट उस पे साइन ना भी करे तब भी वो रिजल्ट माना जाएगा जो वहां पे बैठा हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन को काउंट करवा रहा है। हमारी बिल्कुल। कोई पावर्स नहीं है, हम तो सिर्फ वहां पर विजिलेंस के लिए बैठे हैं, देख सकते हैं, देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन तो एक क्या सवाल और है नितिन, ये जो सारी डिस्क्रिपेंसीज आपने बताई, चाहे वो एलईडी स्क्रीन की हो, चाहे फिर ईवीएम मशीन्स की जो बैटरीज है उसकी चार्जिंग को लेकर हो, पहले कुछ लोगों के वोट्स पड़ गए थे, आपने बहुत सारी अनियमितताएं बताई। लेकिन फॉर्म 17C को लेकर क्या हलचल थी? क्या फॉर्म 17C जिस तरह से देना चाहिए था उसका डेटा आपको मिला, या उसमें भी बहुत बहुत सारी त्रुटियां और बहुत सारी गड़बड़ियां थी? देखिए, फॉर्म 17C एक अकेला ऐसा टूल है जिससे जिसे जिससे हम लड़ सकते हैं, जिसके दम पे हम लड़ सकते हैं। अब फॉर्म 17C में क्या डिस्क्रिपेंसी निकली उस दिन कि 249 बूथों के 249 फॉर्म 17C हमारे पास थे। अब होता क्या है, काउंट पोलिंग वाले दिन कोई एक मशीन खराब हो गई और फॉर्म 17C शाम को जब मशीन सील की जाती तब फॉर्म 17C भर के दिया जाता है पोलिंग एजेंट्स को। काउंटिंग के समय पे एक बूथ की मशीन थी, जो फॉर्म 17C हमारे काउंटिंग एजेंट्स को मिला, पोलिंग एजेंट्स को मिला था, वो फॉर्म 17C की मशीन का कंट्रोल यूनिट नंबर मशीन से मैच नहीं कर रहा था। हमने ऑब्जेक्ट किया, हमने आरओ को नीचे बुलाया कि ये मशीन वो नहीं है जो मशीन हमारी मशीन पेपर पे लिखी हुई है फॉर्म 17C पे। तो उनका ये जवाब था कि वो मशीन खराब हो गई थी, हमने नई मशीन लगाई है पोलिंग के समय पे। अगर आपने नई मशीन लगाई थी तो शाम को सील भी आपने नई मशीन ही की होगी, और जब शाम को आपने नई मशीन सील की है तो वो उस मशीन का नंबर, कंट्रोल यूनिट नंबर फॉर्म 17C के ऊपर क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। तो उसपे क्या जवाब देते हैं आरओ कि जी वो भूल गए होंगे। ये क्या जवाब हुआ? आप जिस मशीन को हमारे सामने रख रहे हो, वो मशीन हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो उसकी वोट को हम कैसे मान लेंगे आप बताइए? तो फॉर्म 17C के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी थी। कहीं-कहीं पे ऐसा था कि कुछ वोट्स मैच नहीं कर रही थी, मशीन के अंदर 2 वोट का फ़र्क था, चाहे 4 वोट का, वोट तो वोट है, चाहे 1 वोट का फ़र्क है। तो उसपे ये जवाब दिया कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भरने में मिस्टेक हो गई होगी फॉर्म। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी बैठे हैं, जो नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं, जिन चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए? वो क्या दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग मशीन से चुनाव लड़ें कि पब्लिक के साथ चुनाव लड़ें? अगर मशीन के सामने चुनाव लड़ना है तो फिर उसका कोई अल्टरनेटिव ढूँढना होगा। बिल्कुल। और क्या प्रॉब्लम है आपको उन मशीन्स के वीवीपैट नंबर्स को मैच करा देने में, जिन मशीन्स पे हमें ऑब्जेक्ट है? और क्यों लिखित में इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे देता कि आखिरकार ऐसी कौन-सी बैटरी इन्होंने, मतलब कि नासा ने भी शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अब तक नहीं इनॉग्रेट करी है, कोई लॉन्च नहीं करी है कि बैटरी अपने आप 60% से रखी-रखी बैटरी जो स्ट्रॉन्ग रूम में मशीन बंद थी, वो 99% हो जाएगी फ्लोर पे रखी हुई। मैं खुद स्ट्रॉन्ग रूम को विज़िट करके आया हूँ, सारी मशीन फ्लोर पे रखी हुई थी। तो वो मशीनें 99% बैटरी चार्ज हुई कैसे? जवाब दे इलेक्शन कमीशन इस बात पे, आरओ, डीआरओ, कि आखिरकार जो मशीन 12 घंटे यूज हुई है, वो बैटरी कम होने के बजाय फुल बैटरी चार्ज कैसे हो गई? बिल्कुल। किसने तो छेड़छाड़ लेकिन करी मशीनों के साथ? नहीं, तो बिना मशीन के साथ छेड़छाड़ के तो छेड़छाड़, यानी कि ये बिल्कुल साफ सबूत है नितिन कि या तो मशीनों को बदला गया है, और इससे ये बिल्कुल या साफ होता है जो बातें आप बता रहे हैं। लेकिन नितिन, अब देखिए मेरा आखिरी सवाल है आपको। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, बोलिए, देखिए बोलिए। देखिए नीलू जी, मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि एवरीबॉडी इज एजुकेटेड इनफ इन दिस कंट्री। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, और मेरा एक मैसेज है एजुकेटेड यंग यूथ को पूरे देश की, कि आप लोग वोट किसी को भी पोल कीजिए, आपको अपने वोट को देने का पूरा अधिकार है, चाहे आप किसी को दीजिए। लेकिन क्या आप जिसको वोट दे रहे हैं, क्या आपका वो वोट वहां तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप वोट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को अपना मन बता रहे हैं, अपना दिल, अपना मैंडेट, अपनी पसंद बता रहे हैं। ये तो इस तरीके से हो गया कि मुझे खाना कड़ी चावल है, लेकिन मुझे जबरदस्ती दिया जा रहा है राजमा चावल, मैं नहीं खा सकता जिस चीज को।
बिल्कुल, और बिल्कुल, नहीं आपने मैं सही कहा। एक और बात पूछना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे इन वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करते हैं कि हम लोग ईवीएम का रोना रो रहे हैं, हार गए, ये है, वो है। आखिरकार हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाएँ हैं। सिर्फ अर्बन सीट्स के ऊपर ही, शहरी क्षेत्रों के ऊपर ही क्यों इन सीटों में डिस्क्रिपेंसीज़ हुई हैं? रूरल में इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ लाठी और लठ मजबूत है। नहीं, लेकिन कितनी ऐसी सीट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि घाल-मेल हुआ है और इसी तरीके का घाल-मेल जो आप मैम, बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी जो कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट डाली है, 25 सीटें ऐसी हैं, जिनमें हरियाणा ओके, के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। येस, बिल्कुल। मैं आपसे सारी की सारी हारी हुई हमारी पार्टी ने 37 सीटें अगर जीती हैं, तो मैं आपसे हारी हुई सारी 43 सीटों की बात नहीं कर रहा। 53 हुँ, सीटों की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात सिर्फ उन 25 सीटों की कर रहा हूँ, जिनके पास बिल्कुल, विद बिल्कुल। एविडेंस कंप्लेंट्स हैं। हुँ, और मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये हमारा अधिकार है, हम कैंडिडेट हैं। अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट होने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना उसका एक लाइव मैं फीड चलाया जाए, क्यों ना उसका लाइव फीड मीडिया को बुला के चलाया जाए एक हॉल के अंदर और हमारी मशीन्स की वीवीपैट की पर्चियाँ, हमें जहाँ ऑब्जेक्शन है, वो और हमें बताएँ कि 99% बैटरी चार्ज कैसे हुई? उसे प्रूव क्यों ना कर दे इलेक्शन कमीशन? प्रॉब्लम क्या है इस बात में? अब जो आपने सवाल खड़ा किया कि इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है, इसी सवाल को हम लगातार रेज़ कर रहे हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार ने की, उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया, लेकिन बहुत ही डिसमिसिव जवाब उन्होंने दिया। अब एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जिसका जवाब मुझे चाहिए नितिन आपसे कि हरियाणा की ये जो धांधली हुई है, जो आप आँखों देखा हाल अब खुद बता रहे हैं और मैं ये मान रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा की धांधली का सच क्या वाक़ई में लोगों को कभी समझ में आएगा या इसी तरीके से पर्दा पड़ा रहेगा, ना अदालत सुधलेगी और तंत्र तो हमारा चुपचाप है ही? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा सिर्फ कि जो हरियाणा के अंदर हुआ है, ये पहले और भी स्टेट्स में हुआ है। लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है, जैसे आज हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो प्रक्रिया है, चाहे वो कानून प्रक्रिया हो, चाहे कोर्ट की प्रक्रिया हो, चाहे हमारे जो बाय-लॉज़ हों, जो हमारे कानून जो बनाए हुए हैं, ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडीज़ ने, वो कानून इतने कमज़ोर हैं कि हम लोग कितना भी किसी का गेट खटखटा लें, हमें सिर्फ़ ये कहा जाएगा कि हम हारे हुए उम्मीदवार हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझेगा कि हारे तो हारे कैसे? मेरा यही है सही कि आने वाली स्टेट्स में भी ये होने जाएगा। आगे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स पता लगेंगी, लेकिन इस देश के अंदर जब तक अलोकतांत्रिक, मैं तो इसको अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन कहूँगा, ये अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन जो खड़ी हुई है, जब तक इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये प्रूव ना करे कि ये मशीन्स 99% बैटरी चार्ज कैसे हुई थी, जब तक हमारे जैसी यूथ का भरोसा इन मशीन्स पे और इस वोटिंग प्रोसीजर के ऊपर बिल्कुल उठ चुका है। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपकी हिम्मत की दाद भी देती हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को उजागर किया। बहुत सारे काउंटिंग एजेंट्स हैं जो नहीं बात करना चाहते इतना डिटेल में। आपने तो चार्ट्स, टेबल्स सब दिखाए और एक-एक स्टेप पर आपने बताने की कोशिश की कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। मैं काश इस प्रोग्राम को राजीव कुमार देखें और समझे कि लोग क्यों परेशान हैं, क्यों उनसे ये लगातार सवाल किया जा रहा है, लेकिन राजीव कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है, ये उन्हीं से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लोग अटकलें ही लगाएँगे। वो सरकार के दबाव में है और इसीलिए शायद वो जवाब उनके पास कोई भी नहीं है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नितिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।